हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आ जाइए आज के सेशन में साथियों। हम उपस्थित हैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर के। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोल्ड पर साथियों। लास्ट सेशन में हम लोग प्लेटो पर सुकरात का जो प्रभाव पड़ा उस पर बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हर्नासा का कथन देखा, मैक्सी का देखा, बर्नेट का देखा, दो बार्कर के देखे। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कथन आपसे पूछ लिया जाता है। तो साथियों, आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे और हमारी बातों को भी समझ रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर और प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत है, प्लेटो का साम्यवाद और न्याय सिद्धांत प्लेटो का। बात करें साथियों प्लेटो के न्याय सिद्धांत के, हमने टॉपिक डाल दिया है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। हम जानते हैं साथियों को जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, प्लेटो का जो न्याय संबंधी विचार है, वह उसके सभी राजनीतिक विचारों में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। यानी कि प्लेटो का न्याय संबंधी विचार उसके सभी राजनीतिक विचारों में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। रिपब्लिक का आधार ही क्या माना जाता है? न्याय माना जाता है। रिपब्लिक का आधार क्या है? तो कंसर्निंग जस्टिस, यानी कि न्याय के संबंध में। तो रिपब्लिक का आधार ही क्या माना जाता है? न्याय को माना जाता है। हम जानते हैं साथियों कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पूर्व यूनान में 3 न्याय सिद्धांत प्रचलित थे। यूनान में 3 न्याय सिद्धांत प्रचलित थे। कौन कौन से गुरुजी? पहला था परंपरावादी सिद्धांत, दूसरा उग्रवादी सिद्धांत, तीसरा उदारवादी सिद्धांत। जो परंपरावादी सिद्धांत था उसके जो समर्थक माने जाते हैं वो सेफल्स और पॉलीमार्कस माने जाते हैं। वही जो उग्रवादी सिद्धांत था उसके समर्थक कौन है? वो थ्रेसीमेकस हैं। कौन है भैया? थ्रेसीमेकस माने जाते हैं। भाई उदारवादी ग्लाउकन या ग्लोकॉन इसको कहते हैं। तो ये इसके समर्थक प्रवर्तक माने जाते हैं साथियों। परंपरावादी सिद्धांत के समर्थकों में जैसे हमने आपको बताया अभी सेफल्स और पॉलीमार्कस हैं। सेफल्स कहते हैं, सेफल्स क्या कहते हैं भैया? सेफल्स कहते हैं कि सत्य बोलना एवं दूसरे का ऋण चुका देना ही न्याय है। सेफल्स कहते हैं कि सत्य बोलना और दूसरे का ऋण चुका देना ही क्या है? न्याय है। यानी कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही क्या है? न्याय है। ये कहते हैं कौन? सेफल्स। वही पॉलीमार्कस कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना ही न्याय है। पॉलीमार्कस कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना ही न्याय है। यानी कि चोर के साथ चोर जैसा व्यवहार करो, है ना? सज्जन व्यक्ति के साथ सज्जन जैसा व्यवहार करो, लुटेरे के साथ लुटेरे जैसा व्यवहार करो। तो उचित व्यवहार करना ही क्या न्याय है प्रत्येक व्यक्ति के साथ। ये पॉलीमार्कस कहते हैं। वही जो उग्रवादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो कौन है? थ्रेसीमेकस है। तो थ्रेसीमेकस क्या कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है। वही ग्लाउकन है। ग्लाउकन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है। न्याय भय का शिशु है। न्याय निर्बलों के लिए आवश्यक है, ना कि शक्तिशाली के लिए। ठीक है भैया, ये था। तो न्याय का प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या था फिर साथियों? ये जो उपर्युक्त के सभी सिद्धांत थे, उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों का प्लेटो ने खंडन किया। यानी कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पूर्व जो तीनों न्याय के सिद्धांत थे इनका खंडन किया प्लेटो ने और अपने न्याय सिद्धांत को स्थापित किया। तो जब उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को स्थापित किया, उन्होंने कहा साथियों, उन्होंने कहा कि राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करे और एक दूसरे में सामंजस्य की स्थिति पैदा करे, वही न्याय है। वही न्याय है। प्लेटो ने कहा साथियों कि राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करे, यानी कि जो उसे कार्य दिए गए हैं। तो राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करे और आपस में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखे, वही न्याय है। ये कौन कहते हैं? प्लेटो कहते हैं। प्लेटो ने साथियों समाज
समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में भैया? 3 वर्गों में विभाजित किया। पहले सुनते रहिएगा, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। प्लेटो कहते हैं साथियों कि जब ये तीनों वर्ग, समाज के तीनों वर्ग मिलकर अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे, अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे और एक दूसरे में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखेंगे तथा नीचे के दोनों वर्गों का, यानी कि शासक वर्ग और जो सैनिक वर्ग है और जो उत्पादक वर्ग है, नीचे के दोनों वर्गों का यानी कि सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, इन दोनों का संचालन शासक वर्ग के द्वारा हो। इन दोनों का संचालन किसके द्वारा हो? शासक वर्ग के द्वारा हो। यानी कि साथियों हम जानते हैं कि जो प्लेटो थे, प्लेटो ने भैया समाज के कितने 3 वर्ग बताए, 3 वर्ग में विभाजित किया। पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो कहते हैं साथियों कि ये जो तीनों वर्ग हैं, जब ये तीनों वर्ग मिलकर अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे तथा एक दूसरे में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखेंगे या पैदा करेंगे और नीचे के दोनों वर्गों का संचालन, यानी कि सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का संचालन शासक वर्ग के द्वारा होगा, वही न्याय की उत्पत्ति होगी, जब वही न्याय कहलाएगा। तो बात समझ में आई? प्लेटो ने साथियों समाज के 3 वर्गों में विभाजित किया समाज को। प्लेटो कहते हैं कि जो तीनों वर्ग हैं, ये तीनों वर्ग मिलकर अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे तथा नीचे के दोनों वर्गों का संचालन शासक वर्ग के द्वारा होगा और आपस में क्या करेंगे? ये सामंजस्य की स्थिति बनाए रखेंगे, वही न्याय की उत्पत्ति होगी साथियों। क्लियर है भैया यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। प्लेटो कहते हैं साथियों आगे चल करके, प्लेटो कहते हैं कि जिन गुणों को सामाजिक स्तर पर राज्य रखता है, उन्हीं गुणों को व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति भी रखता है। उन्हीं गुणों को व्यक्तिगत स्तर पर क्या रखता है? व्यक्ति भी रखता है। प्लेटो ने मानव के 3 गुण बताए साथियों। प्लेटो ने मानव के 3 गुण बताए, मानव आत्मा की 3 प्रवृत्तियां बताई। पहला विवेक, साहस और वासना। यानी कि प्लेटो ने मानव के 3 गुण बताए, विवेक, साहस और वासना। प्लेटो कहते हैं कि जब ये तीनों गुण, जब मनुष्य के, मानव के 3 गुण अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे और एक दूसरे में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखेंगे तथा नीचे के दोनों गुणों का संचालन यानी साहस और वासना का संचालन विवेक के द्वारा होगा, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? वह व्यक्ति एक आदर्श और नैतिक व्यक्ति कहलाएगा। यानी कि एक आदर्श राज्य होने के लिए क्या है? एक आदर्श राज्य, एक नैतिक राज्य होने के लिए उन्होंने बताया कि भैया सामाजिक स्तर पर जो गुण राज्य ने रखे, उन्होंने बताया कि राज्य के जो 3 वर्ग हैं, 3 वर्ग जो समाज के हैं, समाज के 3 वर्ग आपस में मिलकर जो इनके निर्धारित कार्य हैं, एक दूसरे को दिए गए हैं, वह कार्य करेंगे तथा आपस में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखेंगे और नीचे के दोनों वर्गों का संचालन शासक वर्ग के द्वारा होगा, तो वह एक आदर्श राज्य कहलाएगा। ठीक है भैया? वही कहते हैं कि जिन गुणों को सामाजिक स्तर पर राज्य ने रखा, हमने एक आदर्श राज्य बनाया, नैतिक राज्य बनाया, और वही गुणों को व्यक्ति भी व्यक्तिगत स्तर पर रखता है, तो उन्होंने व्यक्ति के 3 गुण बताए, विवेक, साहस और वासना। उन्होंने कहा कि जब ये व्यक्ति के 3 गुण मिलकर एक दूसरे को जो इनके कार्य दिए गए हैं, यानी कि अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे और एक दूसरे में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखेंगे, साहस और वासना जो नीचे के दोनों वर्ग हैं, नीचे के 2 जो गुण हैं, उनका संचालन किसके द्वारा होगा? उनका संचालन विवेक के द्वारा होगा, तो वही व्यक्ति क्या कहलाया जाएगा? एक
आदर्श और नैतिक व्यक्ति कहलाएगा। उन्होंने ये कहा साथियों, उन्होंने ये कहा। तो एक आदर्श और नैतिक व्यक्ति होने के लिए क्या करना भैया, जो मानव के जो 3 गुण हैं, तीनों गुण अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे और एक दूसरे में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखेंगे, तथा साहस और वासना जो नीचे के दोनों गुण हैं उनका जो संचालन है वो विवेक के द्वारा होगा, तो वही व्यक्ति एक आदर्श और नैतिक व्यक्ति कहलाएगा। ये कहा उन्होंने। प्लेटो कहते हैं साथियों कि जो राज्य है उसका निर्माण ईंट पत्थर चट्टानों से नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के चरित्र से होता है। प्लेटो का एक कथन है कि राज्य व्यक्तियों का ही बृहद रूप है, व्यक्तियों का ही क्या है, बृहद रूप है। जो प्लेटो ने कहा, प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में एक लक्षण पाया जाता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में चल रहे हैं हम लोग। प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में एक लक्षण पाया जाता है और उसी के अनुसार उसमें सद्गुण पैदा होता है, और उसी सद्गुण के हिसाब से उसे क्या मिलता है, कार्य मिलता है, उसे कार्य मिलता है। जैसे उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति में ज्ञान की प्रधानता पाई जाएगी, यानी कि ज्ञान की प्रधानता का लक्षण होगा, उसमें एक सद्गुण होगा, कौन सा, विवेक सद्गुण होगा, विवेक पाया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को क्या कार्य मिलना चाहिए, तो शासक का कार्य मिलना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को किसका कार्य, शासक का कार्य मिलना चाहिए। वहीं दूसरा बताया कि जिस व्यक्ति में मनोवेग की प्रधानता पाई जाएगी, मनोवेग का लक्षण होगा, और उसमें सद्गुण कौन सा होगा, उसमें सद्गुण होगा साहस का। और ऐसे व्यक्ति को क्या कार्य मिलना चाहिए, तो सैनिक का कार्य मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति में क्षुधा या वासना का लक्षण होता है, उसमें सद्गुण पाया जाता है, संयमी होता है वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, किसका कार्य, उत्पादक का कार्य मिलना चाहिए। तो ये था साथियों प्लेटो का न्याय सिद्धांत साथियों। ठीक है भैया, तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत ये था हमारा। इसे जरा आप लोग क्या करें, लिख लें भाई। ठीक है भैया, लिख लें आप लोग इसे, क्योंकि लिख लेंगे तो आप लोगों को फायदा है। चलिए, प्लेटो का न्याय सिद्धांत टॉपिक हमने डाल ही दिया है। अरे कहिए साथियों, समझ में आया नहीं आया, अरे हाँ या ना। एक बार लिख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन साथियों प्लेटो का न्याय सिद्धांत में लिखे हैं, प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक विचारों में न्याय सर्वोच्च स्थान पर है। न्याय को रिपब्लिक का आधार माना जाता है। आधार माना जाता है। तो जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक जो है इसका आधार क्या है,
वो क्या है? वो है कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस भैया, कंसर्निंग जस्टिस मतलब न्याय के संबंध में या न्याय से संबंधित। तो प्लेटो का जो रिपब्लिक है, जो उसका ग्रंथ है, इसका आधार क्या है? कंसर्निंग जस्टिस या न्याय के संबंध में। लिखें प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पूर्व न्याय सिद्धांत से पूर्व यूनान में 3 न्याय सिद्धांत प्रचलित थे, जो निम्न प्रकार हैं साथियों। पहला, परंपरागत सिद्धांत। परंपरावादी सिद्धांत। दूसरा, उग्रवादी सिद्धांत। तीसरा, उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पूर्व कितने न्याय सिद्धांत भैया? 3 न्याय सिद्धांत यूनान में प्रचलित थे। कौन कौन से? परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। ये जो परंपरावादी सिद्धांत है, ये जो परंपरावादी सिद्धांत है, परंपरावादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं, जैसे सेफल्स हैं, या इन्हें सिफालस भी बोलते हैं, सिफालस। दूसरे हैं पॉलीमार्कस। ठीक है भैया। उग्रवादी सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? तो थ्रेसीमेकस। वही उदारवादी ग्लूकोन या ग्लाउकन। ठीक है भैया। तो जो परंपरावादी सिद्धांत के समर्थक सिफालस हैं, सिफालस का एक कथन है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। तो सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही क्या है? न्याय है। पॉलीमार्कस क्या कहते हैं? पॉलीमार्कस कहते हैं भैया, ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना ही न्याय है। कि प्रत्येक
थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रही साथियों। चलिए, तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना ही न्याय है। तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना ही न्याय है। वहीं थ्रेसी मेकर्स कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है। वहीं जो ग्लोकोन हैं ये कहते हैं कि भाई न्याय वह का शिशु है। न्याय वह का शिशु है। न्याय निर्बलों के लिए आवश्यक है। न्याय निर्बलों के लिए आवश्यक है। शक्तिशाली ना कि शक्तिशाली के लिए, ना कि शक्तिशाली के लिए, ना कि शक्तिशाली के लिए। प्लेटो ने साथियों उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों का खंडन किया। प्लेटो ने उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों का खंडन किया और अपने न्याय सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया। तो प्लेटो ने ये जो यूनान में प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पूर्व जितने भी न्याय सिद्धांत थे उनका क्या किया, खंडन किया और अपने न्याय सिद्धांत का मंडन किया। ये भैया सही बात है ना। तो सेफल्स क्या याद रखेंगे, सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। वहीं पॉलीमार्कस कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना ही क्या है, न्याय है। ठीक है साथियों, 2 मिनट का इंतजार करेंगे आप लोग। तो टेक्निकल फॉल्ट, तकनीकी समस्या थी साथियों जो हमने अब सही कर दी है। तो चलिए ये आपका हो गया। अब देखते हैं प्लेटो ने क्या बात बताई अपने न्याय सिद्धांत के बारे में, अपने न्याय के बारे में क्या बताया प्लेटो ने। ठीक है भैया, तो ये उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है वैसे ही आपका नोट्स में भी लिखा जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें साथियों।
चलिए भाई, चलिए तो प्लेटो क्या कहते हैं भैया? प्लेटो कहते हैं कि राज्य में, प्लेटो के अनुसार राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करे तथा एक दूसरे के मध्य सामंजस्य बनाए रखे। वही न्याय है, वही न्याय है। तो प्लेटो कहते हैं कि राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करे और एक दूसरे में क्या बनाए, एक दूसरे के मध्य सामंजस्य बनाए रखे, वही न्याय है। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया साथियों। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया, पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग। तो सैनिक वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है साथियों। प्लेटो कहते हैं, लिखिए, प्लेटो के अनुसार जब समाज के तीनों वर्ग अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे तथा आपस में सामंजस्य की स्थिति बनाएंगे और नीचे के
दोनों वर्गों अर्थात सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग का संचालन शासक वर्ग द्वारा होगा, वहीं न्याय की उत्पत्ति होगी। तो प्लेटो कहते हैं साथियों, जब समाज के तीनों वर्ग मिलकर अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे तथा आपस में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखेंगे और नीचे के दोनों वर्गों अर्थात सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग का संचालन किसके द्वारा होगा? शासक वर्ग के द्वारा होगा। यानी कि इन दोनों का जो संचालन है वो भाई साहब शासक वर्ग के द्वारा होगा। समझ में आ रही है ना? अरे हाँ या ना साथियों? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे लिखें साथियों। प्लेटो कहते हैं कि सामाजिक स्तर पर जिन गुणों को सामाजिक स्तर पर जिन गुणों को राज्य रखता है उन्हीं गुणों को व्यक्तिगत स्तर पर रखता है व्यक्तिगत स्तर पर रखता है यहां तक हो गया भाई? चलिए 2 लाइन और आ जाएंगे अपनी अभी। प्लेटो ने मानव के 3 गुण बताए। कौन कौन से भैया? पहला विवेक, दूसरा साहस, तीसरा वासना। तो ये 3 गुण किसने बताए? प्लेटो ने मानव के 3 गुण बताए। इसमें लिखें साथियों, प्लेटो कहते हैं कि जब व्यक्ति के तीनों गुण अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे तथा
एक दूसरे में सामंजस्य की स्थिति बनाएंगे तथा नीचे के दोनों गुणों का संचालन अर्थात साहस और वासना का संचालन विवेक द्वारा होगा, तभी एक व्यक्ति आदर्श एवं नैतिक व्यक्ति बन पाएगा। तो जब ये व्यक्ति के तीनों गुण अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे तथा एक दूसरे में सामंजस्य की स्थिति बनाएंगे तथा नीचे के दोनों गुणों अर्थात साहस और वासना का संचालन विवेक के द्वारा होगा, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? एक आदर्श और नैतिक व्यक्ति कहलाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है भैया। एक लिखे प्लेटो का कथन है, प्लेटो का कथन है, क्या कहते हैं प्लेटो कहते हैं कि राज्य का निर्माण ईंट पत्थर चट्टानों से नहीं होता। ईंट पत्थर चट्टानों से नहीं होता। तो राज्य का निर्माण ईंट पत्थर चट्टानों से नहीं होता, बल्कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। प्लेटो का एक और कथन है साथियों, प्लेटो कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य व्यक्तियों का ही विराट रूप है। राज्य व्यक्तियों का ही बृहद रूप है। ये कौन कहते हैं भैया? ये कहते हैं आपके प्लेटो। प्लेटो आगे और कहते हैं साथियों, प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ लक्षण पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ लक्षण पाया जाता है और उसी के अनुसार उसमें सद्गुण पाया जाता है और सद्गुण के अनुसार उसे कार्य मिलना चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जरा इसे आप लोग उतार लीजिए भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए चलिए भैया,
साथियों एक एक बात आपको समझ में आएगी, चिंता नहीं कीजिएगा किसी बात की भी, ठीक है। देखिए प्लेटो का न्याय सिद्धांत यदि हम किताब में पढ़ेंगे तो भाई साहब 2.5-3 पेज का है, जहुआ सा उड़ा देता हवा। लेकिन यहाँ आपको आसान भाषा में समझाया जा रहा है, तो आप लोग समझने को तैयार नहीं है, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं भाई साहब कोचिंगों की फीस में। यही चीज़ आपको फ्री में पढ़ाई जा रही है, यही चीज़ आप पैसे दे करके पढ़ेंगे। तो इससे अच्छा यह है कि जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसा आप लोग पढ़ें और हमारा साथ दें साथियों, परिवार का साथ दें, परिवार को बड़ा बनाएं। चलिए प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में एक लक्षण होता है, उसी के अनुसार उसमें सद्गुण पाया जाता है। सद्गुण पाया जाता है और सद्गुण के हिसाब से ही उसे कार्य मिलना चाहिए। सद्गुण के हिसाब से उसे कार्य मिलना चाहिए। जैसे लक्षण है, लक्षण, सद्गुण और कार्य जैसे किसी व्यक्ति में ज्ञान की प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता का गुण है, ठीक है, तो उसमें कैसा सद्गुण पाया जाएगा? तो उसमें विवेक का सद्गुण पाया जाएगा। किसका भैया? विवेक का सद्गुण पाया जाएगा और उसे शासक का कार्य मिलना चाहिए। शासक, वो क्या होना चाहिए? शासक होना चाहिए। जिस व्यक्ति में मनोवेग, मनोवेग लक्षण क्या है? मनोवेग। साहस उसमें सद्गुण है और उसको क्या मिलना चाहिए? फिर उसको सैनिक बनाया जाना चाहिए, है ना। ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसमें भाई साहब क्षुधा या वासना की प्रधानता का लक्षण है, वो व्यक्ति क्या है? संयमी है। तो उसे क्या मिलना चाहिए? उत्पादक बनाना चाहिए, उत्पादक का कार्य मिलना चाहिए। आगे चलकर साथियों प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत की क्या हुई? आलोचना हुई। आलोचकों में जैसे कार्ल पॉपर हैं, बार्कर हैं। कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो विशेषाधिकारों को न्याय कहकर पुकारता है, बल्कि हम विशेषाधिकारों के अभाव को न्याय कहते हैं। ये कार्ल पॉपर कहते हैं, है ना।
जो बारकर थे तुम्हारे, जो भाई साहब जो बारकर हैं, बारकर कहते हैं कि प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों के कर्तव्यों को सीमित करने की भावना मात्र है। यानी कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या हुई, आलोचना हुई। जिस कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो विशेषाधिकारों को न्याय कहकर पुकारता है, बल्कि हम विशेषाधिकारों के अभाव को न्याय कहते हैं। वही बारकर क्या कहते हैं, बारकर कहते हैं कि प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं है, बल्कि ये तो व्यक्तियों के कर्तव्यों को सीमित करने की भावना मात्र है। सीमित करने की बात करता है व्यक्तियों के कर्तव्यों को। तो ये किसकी आलोचना हुई, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना हुई। आगे लिखें, आगे चलकर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं हुई। जैसे कार्ल पॉपर है, कार्ल पॉपर कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो विशेषाधिकारों को ही न्याय कहता है, बल्कि हम विशेषाधिकारों को ही, विशेषाधिकारों के अभाव को ही न्याय कहकर पुकारते हैं। तो प्लेटो विशेषाधिकारों को ही न्याय कहता है, बल्कि हम विशेषाधिकारों के अभाव को न्याय कहकर पुकारते हैं। वही कि बारकर क्या कहते हैं, बारकर कहते हैं साथियों कि प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं है, कि प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं है। प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के कर्तव्यों को सीमित करने की भावना मात्र है। ये वही कार्ल पॉपर है साथियों, जो कार्ल पॉपर कहते हैं रिपब्लिक के बारे में कि प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक राजा है और उसका ग्रंथ रिपब्लिक दार्शनिक राजा बनाए जाने का उपक्रम है। दार्शनिक राजा बनाए जाने का दावा है, ऐसे समझ लीजिएगा, यह उपक्रम है। तो ये इसकी आलोचना हुई। बात समझे साथियों, ये था आपका प्लेटो का न्याय सिद्धांत। समझे होंगे आप लोग। एक बार रिवीजन पुनः करा दूं, उसके बाद मार्कर में इंक डलनी है, तो उसमें भी समझ आएगा 1-2 मिनट का। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत मैंने आपको बताया कि भैया
प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह उसके समस्त विचारों में किस पर है, सर्वोच्च स्थान पर रहा है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का ही आधार क्या है, न्याय है, यानी कंसर्निंग जस्टिस है। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को स्थापित करने से पहले, यानी कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को स्थापित होने से पहले यूनान में 3 न्याय सिद्धांत प्रचलित थे साथियों। पहला परंपरावादी सिद्धांत, दूसरा उग्रवादी सिद्धांत, तीसरा उदारवादी सिद्धांत। तो जो परंपरावादी सिद्धांत थे इसका जो समर्थक कहलाए वो कौन कौन कहलाए, तो सेफल्स और पॉलीमार्कस कहलाए। सेफल्स कहते हैं कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। वही पॉलीमार्कस कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना ही न्याय है। वहीं आगे मैंने आपको बताया कि उग्रवादी सिद्धांत के जो समर्थक कहलाए वो कौन कहलाए भैया, वो थ्रेसीमेकस कहलाए। थ्रेसीमेकस कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। वहीं ग्लाउकोन कौन है, तो ग्लाउकोन जो है वो उदारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। वो कहते हैं कि न्याय वह का शिशु है, न्याय वह का शिशु है, न्याय निर्बलों के लिए है ना कि शक्तिशालियों के लिए। तो प्लेटो ने उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों का खंडन किया और अपने सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया। साथियों, प्लेटो कहता है कि राज्य में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जब अपने अपने निर्धारित कार्यों को करे और आपस में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखे तो वही न्याय है। प्लेटो ने साथियों समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। प्लेटो कहता है कि जब ये तीनों वर्ग यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, यानी कि ये तीनों वर्ग मिलकर के आपस में मिलकर के क्या करें, अपने अपने निर्धारित कार्यों को करें और एक दूसरे में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखें। लेकिन साथियों नीचे के जो 2 वर्ग हैं यानी शासक वर्ग और जो सैनिक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग और जो उत्पादक वर्ग है, इन दोनों वर्गों का संचालन शासक वर्ग द्वारा होगा। यानी नीचे के दोनों वर्गों का संचालन, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का संचालन किसके द्वारा होगा, शासक वर्ग के द्वारा होगा। वही न्याय कहलाएगा, वही न्याय कहलाएगा। प्लेटो ने कहा कि साथियों सामाजिक स्तर पर जिन गुणों को राज्य रखता है उन्हीं गुणों को व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति भी रखता है। प्लेटो ने मानव के 3 गुण बताए साथियों, विवेक, साहस और वासना। विवेक, साहस और वासना। प्लेटो कहता है कि जब ये मानव के तीनों गुण अपने अपने निर्धारित कार्यों को करेंगे और आपस में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखेंगे, लेकिन दोनों जो नीचे के दोनों गुण हैं कौन से, साहस और वासना, यानी साहस और वासना का संचालन विवेक के द्वारा होगा, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, वह व्यक्ति आदर्श और नैतिक व्यक्ति कहलाएगा। प्लेटो ने कहा साथियों आगे चलकर मैंने आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में एक लक्षण पाया जाता है, उसी लक्षण के अनुसार उसमें सद्गुण पाया जाता है, उसी सद्गुण के अनुसार उसे कार्य मिलना चाहिए। तो क्या है ये सब कुछ है, मैंने आपको बता दिया। इसकी आलोचना हुई। कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो विशेषाधिकारों को न्याय कहकर पुकारता है, बल्कि हम विशेषाधिकारों के अभाव को ही न्याय कहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। वारकर कहते हैं कि प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं है, बल्कि यह तो लोगों के कर्तव्यों को सीमित करने की भावना मात्र है। ये कहते हैं भाई साहब, कौन, वारकर। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये था आपका प्लेटो का न्याय सिद्धांत। यहां तक आपको समझे होंगे। अगला जो टॉपिक अपना अगला है भाई साहब प्लेटो का साम्यवादी। प्लेटो का साम्यवाद भी बढ़िया है। तो चलिए आ जाइए, हम लोग बात कर रहे हैं भैया प्लेटो का न्याय सिद्धांत। मैंने पढ़ लिया।
और मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया, सब काम करा दिए। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं अब क्या, प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद पर भी विचार है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी साथी ध्यान रखें। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने, काफ़ी देर हो चुकी है आपको। टॉपिक आप बदल दीजिए साथी, टॉपिक डाल दें प्लेटो का साम्यवाद। साम्यवाद, तो प्लेटो का साम्यवाद। साम्यवाद का क्या मतलब होता है गुरुजी? साम्यवाद का मतलब है कि निजी स्वामित्व के स्थान पर, निजी स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना ही क्या कहलाती है? साम्यवाद कहलाता है। यानी कि समान विचारधारा है। आर्थिक रूप में क्या है, साम्यवाद की स्थापना की जाती है साथियों। तो निजी स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना क्या कहलाती है? साम्यवाद कहलाती है। चलिए, प्लेटो का साम्यवाद लिख सकते हैं, चाहे पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग लिख देंगे। तो साम्यवाद क्या है कि भैया निजी स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना। मान चलिए ये पेन निजी है, निजी स्वामित्व है, मेरा स्वामित्व है। अब ये पेन मुझसे हटा ली जाए, मुझसे ले ली जाए और क्या कर लिया जाए, ये कह दिया जाए कि भैया ये पेन अब क्या है, सबकी है, ये पेन अब सबकी है। सार्वजनिक क्या है, इसका स्वामित्व हो गया। अब ये सबकी पेन हो गई, पहले तुम्हारी थी, तुमसे हट गई, अब कहाँ चली गई, अब ये सबकी पेन हो गई। तो सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना इस पर हुई। तो यही साम्यवाद है साथियों, यही साम्यवाद है ना। हम जानते हैं साथियों, जो प्लेटो थे, सॉरी जो प्लेटो थे, प्लेटो जो थे साथियों, प्लेटो ने समाज के कितने वर्ग बताए? समाज के प्लेटो ने 3 वर्ग बताए। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से भैया? शासक वर्ग, ध्यान सुनते रहिएगा, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग, जो शासक वर्ग और जो सैनिक वर्ग था, प्लेटो ने इसे क्या कहा? इसे प्लेटो ने अभिभावक वर्ग, अभिभावक वर्ग या संरक्षण वर्ग कहा। अभिभावक वर्ग या संरक्षण वर्ग कहा। तो जो प्लेटो थे, प्लेटो साथियों शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के अंदर इसे क्या कहा? अभिभावक वर्ग के नाम से इसे जाना गया। तो प्लेटो अभिभावक वर्ग या संरक्षण वर्ग में साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे। इसमें साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे भाई साहब। किन किन क्षेत्रों में? 2 क्षेत्रों में, 2 क्षेत्रों में।
पहला परिवार, दूसरा संपत्ति। संपत्ति, ठीक है भैया। तो प्लेटो अभिभावक वर्ग या संरक्षण वर्ग के अंतर्गत अंदर क्या करना चाहते थे? साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे। किन किन क्षेत्रों में? तो दो क्षेत्रों में, परिवार और संपत्ति क्षेत्र। परिवार और संपत्ति में साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे, यानी कि सार्वजनिक स्वामित्व चाहते थे। प्लेटो जो थे साथियों, हम जानते हैं कि प्लेटो स्त्री और पुरुष समानता के पक्षधर थे। प्लेटो स्त्री और पुरुष समानता के पक्षधर थे। ये स्त्री और पुरुष दोनों को शासक और सैनिक बनाने के पक्षधर थे साथियों। यानी कि जब समानता की बात होगी, स्त्री और पुरुष बराबर हैं, तो जो पुरुष शासक बन सकता है, सैनिक बन सकता है, वही महिला बन सकती है। तो प्लेटो स्त्री और पुरुष समानता के पक्षधर थे। ये महिलाओं को भी, स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर शासक और सैनिक बनाने के पक्षधर थे। प्लेटो कहते हैं साथियों कि जो एक शक्तिशाली महिला होती है, एक कमजोर पुरुष के बराबर होती है, और एक कमजोर पुरुष शक्तिशाली महिला के बराबर होता है ना। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई भैया? अरे हाँ या ना? तो ये शासक और सैनिक बनाने के पक्षधर थे, महिलाओं को भी, यानी कि स्त्रियों को भी। बात क्लियर है? इन्होंने साथियों परिवार और संपत्ति पर क्या करा? सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करी या साम्यवाद की स्थापना करी। प्लेटो कहते हैं साथियों कि जो अभिभावक वर्ग है, अभिभावक वर्ग के व्यक्तियों पर, यानी कि जो स्त्री और पुरुष हैं, इन पर ना तो कोई परिवार होगा, ना ही कोई निजी संपत्ति होगी। ना तो कोई परिवार होगा, ना ही कोई निजी संपत्ति होगी। ये जो है, ये सरकारी आवास में रहेंगे, सार्वजनिक जो आवास है उनमें रहेंगे, और सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग करेंगे साथियों। प्लेटो परिवार पर साम्यवाद की स्थापना करते हुए कहते हैं कि अभिभावक वर्ग के व्यक्ति का, जो स्त्री और पुरुष है, इनका कोई परिवार नहीं होगा, बल्कि ये कहाँ रहेंगे? ये सरकारी आवासों में रहेंगे, और प्रत्येक स्त्री का प्रत्येक पुरुष के साथ संबंध होगा, और प्रत्येक पुरुष का प्रत्येक स्त्री के साथ संबंध होगा। तो इनसे जो उत्पन्न संतान होगी, उसे नर्स सार्वजनिक जो बच्चे हैं उनमें ले जाकर रख देगी, जिससे बच्चा अपने माता पिता को और माता पिता अपने बच्चे को नहीं पहचान सकेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? वो सार्वजनिक हो जाएगा। तो परिवार भी नहीं चाहते प्लेटो अभिभावक वर्ग के जो स्त्री पुरुष है उनके पास, ना ही संपत्ति चाहते। सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग कीजिए, और सार्वजनिक घरानों का प्रयोग कीजिए, जो सरकार द्वारा घर दिए गए उनका प्रयोग कीजिए। और प्रत्येक पुरुष का प्रत्येक महिला के साथ संबंध है, और प्रत्येक महिला का प्रत्येक पुरुष के साथ संबंध है। इनसे जो उत्पन्न संतान है वो सरकारी संतान होगी, तो वो ना तो अपने माता पिता को पहचान सकेगा बच्चा, ना ही माता पिता बच्चे को पहचान सकेंगे, है ना भैया? तो ये चाहते हैं। अब प्लेटो ऐसा करके, यानी कि साम्यवाद की स्थापना करके, वो किन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं? उनके क्या उद्देश्य हैं? उनके उद्देश्य क्या है साथियों? उन्होंने कहा कि भैया जो शासक और सैनिक वर्ग है, यानी कि जो अभिभावक वर्ग या संरक्षण वर्ग है, उसको वे भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति के पास परिवार होता है तो उसे संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है, उसमें अपने और पराये की लालसा जाग जाती है साथियों, कि ये मेरा है, मैं इतना कर जाऊं, मैं इतना कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये गाड़ी खरीद लूं, ये कर लूं, ये कूलर फ्रिज हैन तैन, है ना, तो ये खरीद लूं, वो खरीद लूं। ये लालसा जग जाती है, अपने पराये की इच्छा जागृत हो जाती है। तो प्लेटो ने कहा कि हम साम्यवाद की स्थापना कर देंगे, सबको सरकारी प्रयोग करो भाई साहब, सबको सरकारी प्रयोग करो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। सब अजी स्त्री बहुएं भी सरकारी बट रही हैं, है ना, ऐसी तो चाह रहे हैं प्लेटो। ये भैया
सबके साथ संबंध सबका होगा, बताओ। तो इतने बड़े साम्यवादी हैं प्लेटो कि हाँ, अभी आगे आपको पता चलेगा। तो प्लेटो ऐसा करके क्या उद्देश्य है उनका कि जो अभिभावक वर्ग के जो स्त्री और पुरुष हैं वो भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे साथियों, उन्हें भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहता है प्लेटो। आगे स्त्रियों को घर की चारदीवारी से मुक्त करना चाहता है। ऐसा करके क्या करना चाहता है, स्त्रियों को घर की चारदीवारी से मुक्त करना चाहता है कि भैया परिवार ना होगा, क्योंकि परिवार जो उस समय स्थिति थी कैसी थी, हम जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। तो उनको घर की चारदीवारी से बाहर कदम रखने के लिए कहा गया। घर की चारदीवारी में कैद होकर के नहीं रहेंगी, बल्कि वो भी क्या बनेंगी, शासक और सैनिक बनने के शासक और सैनिक बनाने के उनके भी पक्षधर थे प्लेटो। तो प्लेटो स्त्रियों को घर की चारदीवारी से मुक्त करना चाहते थे। ऐसा करके, कैसा करके, साम्यवाद की स्थापना करके साथियों। प्लेटो कहते हैं कि जब परिवार और संपत्ति होगी किस पर, अभिभावक वर्ग पर, तो जब अभिभावक वर्ग पर परिवार और संपत्ति होगी तो उसके अंदर मोह जागेगा, मोह जागेगा, अपने पराई की लालसा जागेगी, वो अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए साथ ही उन्होंने कहा कि अभिभावक वर्ग के पास परिवार और संपत्ति इसलिए नहीं रखने दे रहे हम लोग क्योंकि ये इनके अंदर मोह जाग जाएगा। तो एक उद्देश्य और प्राप्ति करना चाहते हैं वो, तो परिवार और संपत्ति से वंचित करके वो अपने, उनके अंदर कोई मोह नहीं होगा। क्योंकि जब अभिभावक वर्ग के व्यक्तियों को, स्त्री और पुरुषों को हम परिवार और संपत्ति से वंचित कर देंगे तो उनके अंदर कोई मोह, लालच कुछ नहीं होगा, कोई विचार आएगा ही नहीं, और वे अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ठीक कर सकेंगे, सही सही सुचारू ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे साथियों, है ना। तो ये इन उद्देश्यों की प्राप्ति प्लेटो करना चाहता है साम्यवाद की स्थापना करके। आगे चल करके साथियों, आगे चल करके इस प्लेटो के साम्यवाद की आलोचनाएं भी हुई। आलोचकों में जैसे इनके ही परम शिष्य अरस्तु कहते हैं कि प्लेटोवादी पुत्र होने से अच्छा है निकट का संबंधी या रिश्तेदार होना, कि प्लेटोवादी पुत्र होने से अच्छा है निकट का संबंधी होना या फिर रिश्तेदार होना, कि वो कम से कम वो हमको जानता तो है, लेकिन हमारा बच्चा हमको ही नहीं जानता, हम उसको ही नहीं जानते, तो ऐसा पुत्र नहीं चाहिए भैया। कहाँ पता किनको पुत्र है वो, ना तो माता पिता, उसकी कोई पता ही नहीं, वो तो सार्वजनिक हो गया, सबका सबके साथ संबंध बता दिया ना, समस्या तो यही आई, तो इसलिए आलोचना हुई। तो अरस्तु ने तो कहा कि प्लेटोवादी पुत्र होने से अच्छा है निकट का संबंधी होना। प्लेटो की आलोचना करते हुए इस साम्यवाद की अरस्तु और कहते हैं, एक और कथन है अरस्तु का, अरस्तु कहते हैं साथी कि थोड़ी सी स्वादिष्ट मदिरा में यदि जल की मात्रा अधिक कर दी जाए, यदि जल की मात्रा अधिक मिला दी जाए तो मदिरा अपना स्वाद खो बैठती है। उसी प्रकार पिता पुत्र से सूचित न रहने पर यह रिश्ता भी शिथिल पड़ जाता है। सही बात है भाई साहब। क्या कहते हैं अरस्तु? अरस्तु ने कहा कि जिस प्रकार थोड़ी सी स्वादिष्ट मदिरा में जल की मात्रा अधिक मिला देने से मदिरा अपना स्वाद खो बैठती है, उसी प्रकार पिता पुत्र से सूचित न होने पर यह रिश्ता भी शिथिल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है साथियों। एक है नेपाट। नेपाट ने प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा। क्यों कहा? क्योंकि अर्ध साम्यवाद इसलिए कहा क्योंकि जो प्लेटो है केवल शासक वर्ग और सैनिक वर्ग यानी जो अभिभावक वर्ग है इसके अंदर ही साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं, ना कि उत्पादक वर्ग के अंदर। उत्पादक वर्ग के व्यक्ति परिवार और संपत्ति दोनों रख सकते हैं, लेकिन सैनिक वर्ग और
और शासक वर्ग के व्यक्ति नहीं रख सकते। केवल इसी में साम्यवाद की स्थापना करनी चाहिए। इसलिए नेपाट ने प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा। भाई एक है मैक्सी, मैक्सी ये भैया मैक्सी कहते हैं कि यदि आज प्लेटो जिंदा होता, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सी कहते हैं कि यदि आज प्लेटो जिंदा होता तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होता। तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी कौन होता? तो प्लेटो होता। यह मैक्सी कहते हैं। वहीं कार्ल पॉपर ने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहकर के पुकारा है। समझ रहे हैं साथियों आप लोग? तो ये जो विचार थे हमारे, ये प्लेटो के साम्यवाद पर विचार थे। तो प्लेटो का साम्यवाद और कार्ल मार्क्स के साम्यवाद में अंतर है साथियों। जो प्लेटो का साम्यवाद है वो कैसा है? प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है, वही मार्क्स का साम्यवाद आर्थिक है। उनका साम्यवाद क्या है? आर्थिक है। यहां तक बात समझ में आई होगी आप लोगों के लिए। ठीक है भैया, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो जरा इसको आप लोग लिख लीजिए मेरे साथी, चलिए लिख लीजिए भाई। थोड़ा ऐसा होता है, जो लाइटिंग होती है, इतनी लाइटिंग है, डायरेक्ट क्या होती है, इसकी जो किरणें निकलती हैं, जो रेज निकलती हैं, वो सीधी आंखों पर पड़ती हैं, तो समस्या है आंखों में भी थोड़ी सी। इसके लिए भी इसका समाधान किया जाएगा भाई, निवारण किया जाएगा। जैसे कि हम जानते कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो था वो लोगों की समस्याओं को समझाने में, सुलझाने में, निराकरण करने में सक्षम नहीं था। उसके स्थान पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को अपना लिया। तो ये सब हम भी समस्या सुलझाएंगे। समस्याएं हैं, समस्याएं चलती रहती हैं। जब तक हम जिंदे हैं तब तक तो भाई समस्या चलेंगी। मरने के बाद कोई समस्या नहीं आएगी, समझे? तो चलिए लिखें भाई, बाल को लिखो। क्यों भाई मित्रों, दोस्तों, रे मेरे रसगुल्लो, लिखो भैया। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं भाई। तो निश्चिंत रहें, प्लेटो का चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही प्लेटो के चैप्टर के आपको नोट्स डलवा दिए जाएंगे। मैं एक जल्द ही ग्रुप तैयार करवाऊंगा, जो भी इस विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उसमें आप लोगों के लिए क्लास का भी नोटिफिकेशन डलवा दिया जाया करेगा कि भैया इतने बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की, और उससे जुड़े रहें साथियों। पता चलता रहेगा कौन सी क्लास आ गई, कौन सी नहीं आई, उनमें ही हम लोग समस्या का समाधान कर लेंगे, और जो भी हम लोगों की क्यूरी हैं हम लोग सुचारू ढंग से बातचीत करेंगे उन विषयों पर। साथियों, हो सकता है कि 15 मार्च के बाद हम लोग डिजिटल पर पहुँचें, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ये अति खुशी का दिन होगा कि आपके गुरुजी, आपके चाहते गुरुजी डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ाएंगे और धुआं उठा देंगे, पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे। कतई चिंता वाली बात ना है भाई साहब। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए साथियों, प्लेटो का साम्यवाद देखिए। निजी स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना
करना ही साम्यवाद कहलाता है। ठीक है साथियों, प्लेटो ने अभिभावक अभिभावक वर्ग यानी कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के अंतर्गत दो क्षेत्रों परिवार और संपत्ति में साम्यवाद की स्थापना किया। तो प्लेटो ने अभिभावक वर्ग यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के अंतर्गत दो क्षेत्रों, यानी कि दो क्षेत्र कौन कौन से भैया, दो क्षेत्र कौन कौन से, परिवार और संपत्ति में किसकी स्थापना करी, साम्यवाद की स्थापना करी। अरे हाँ या ना, क्लियर है यहां तक? साम्यवाद की स्थापना इन्होंने करी। क्लियर है? चलिए आगे लिखें। प्लेटो स्त्री एवं पुरुष दोनों की समानता के पक्षधर थे और स्त्रियों को भी पुरुषों को शासक व सैनिक बनाने के पक्षधर थे। प्लेटो कहते हैं कि एक कमजोर पुरुष एक शक्तिशाली महिला के बराबर तथा एक शक्तिशाली महिला तथा एक शक्तिशाली महिला एक कमजोर पुरुष के बराबर होती है, होती है। तो प्लेटो ने साथियों अभिभावक वर्ग, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के अंतर्गत दो क्षेत्रों परिवार और संपत्ति में साम्यवाद की स्थापना करी। आगे लिखे हैं भाई इसमें ही
क्योंकि साथियों लिखें, प्लेटो का मानना है कि अभिभावक वर्ग के स्त्री और पुरुष के पास ना तो परिवार होगा और ना ही संपत्ति होगी, वे सार्वजनिक आवास तथा सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करेंगे, सार्वजनिक आवास तथा सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करेंगे। प्लेटो परिवार पर साम्यवाद स्थापित करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री का प्रत्येक पुरुष के साथ तथा प्रत्येक पुरुष का प्रत्येक स्त्री का प्रत्येक पुरुष के साथ तथा प्रत्येक पुरुष का प्रत्येक स्त्री के साथ संबंध होगा और इनसे उत्पन्न संतान को सार्वजनिक आवास में रखा जाएगा, जिससे संतान अपने माता पिता तथा अपनी संतान को नहीं पहचान सकेंगे। तो साथी इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई?
मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया कि जो प्लेटो का साम्यवाद है, प्लेटो अभिभावक वर्ग या संरक्षण वर्ग के अंतर्गत ही दो क्षेत्रों में, परिवार और संपत्ति में ही साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे। यानी शासक वर्ग और जो सैनिक वर्ग के जो व्यक्ति थे, शासक वर्ग और जो सैनिक वर्ग के व्यक्ति थे, इन दोनों में क्या करना चाहते थे? वे साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे, ना कि उत्पादक वर्ग में, ना कि उत्पादक वर्ग में। तो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग में साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे, वो भी किन क्षेत्रों में? परिवार और संपत्ति, यानी दो क्षेत्रों में। प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों की समानता के पक्षधर थे साथियों। हम जानते हैं प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों की समानता के पक्षधर थे, और वे दोनों को ही शासक और सैनिक बनाने के पक्षधर थे। प्लेटो कहते हैं कि कमजोर पुरुष शक्तिशाली महिला के बराबर, एक शक्तिशाली महिला कमजोर पुरुष के बराबर होती है। ठीक है। प्लेटो कहते हैं कि अभिभावक वर्ग के जो स्त्री और पुरुष है, इनके पास ना तो कोई परिवार होगा, ना ही कोई संपत्ति होगी, और ये सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग करेंगे, जो सार्वजनिक आवास है उनका प्रयोग करेंगे। इन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी, सब कुछ सरकार इनको देगी। और प्लेटो कहते हैं कि परिवार पर स्थापित करते समय साम्यवाद कहते हैं कि भैया प्रत्येक पुरुष का प्रत्येक स्त्री के साथ संबंध होगा, प्रत्येक स्त्री का प्रत्येक पुरुष के साथ संबंध होगा, और इनसे जो उत्पन्न संतान होगी उसे सार्वजनिक आवास में रखा जाएगा, राजघराने में रखा जाएगा, जिससे कि माता पिता अपने संतान को और संतान अपने माता पिता को ना पहचान सके। साथियों, प्लेटो क्या क्या उद्देश्य है इनका स्थापित करने का? इतना मतलब सब कुछ सरकारी बनाने चाह रहे हैं, तो सब कुछ सार्वजनिक करना चाह रहे हैं, तो क्या इनका उद्देश्य है? इस पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। प्लेटो अपने साम्यवाद की स्थापना से निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं साथियों। किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं? प्लेटो अपने साम्यवाद को स्थापित करके निम्नलिखित उद्देश्यों की सिद्धि करना चाहते हैं। नंबर 1 कि प्लेटो अभिभावक वर्ग या संरक्षण वर्ग के जो स्त्री पुरुष हैं उनको भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। तो अभिभावक वर्ग या जो संरक्षण वर्ग है उसको भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहते हैं भैया। चलिए, प्लेटो अपने साम्यवाद के माध्यम से अभिभावक वर्ग के लोगों को भ्रष्टाचार से
मुक्त करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं। दूसरा, वे महिलाओं को घर की चारदीवारी से मुक्त करना चाहते हैं। महिलाओं को घर की चारदीवारी से मुक्त करना चाहते हैं। चल लिखिए। नंबर 3, जो प्लेटो हैं, प्लेटो कहते हैं कि जब परिवार और संपत्ति से अभिभावक वर्ग के जो लोग हैं वो वंचित होंगे तो उनके अंदर मोह, माया, लालच नहीं होगा, जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन सही सही कर पाएंगे। लिखिए। अभिभावक वर्ग के लोग जब परिवार और संपत्ति से वंचित होंगे तो उनमें मोह, लालच जैसी भावना उत्पन्न नहीं होगी, उत्पन्न नहीं होगी, जिससे वे अपने कार्यों का अपने कार्य नहीं, यहाँ पर लिखिए कर्तव्यों, अपने कर्तव्यों का पालन सही से कर पाएंगे। तो ये इसके उद्देश्य हैं भाई साहब, ये इसके उद्देश्य हैं। देखिए आगे चलकर प्लेटो के साम्यवाद की आलोचनाएं हुई, प्लेटो के साम्यवाद की आलोचनाएं हुई। आलोचकों में पहला नाम आता अरस्तु का कथन है। अरस्तु कहते हैं साथियों कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट का संबंधी होना अच्छा है। ये क्या है? अरस्तु का कथन। अरस्तु एक और कहते हैं कि अरस्तु का कथन है कि थोड़ी सी स्वादिष्ट मदिरा में
जल की मात्रा अधिक मिला देने से मदिरा अपना स्वाद खो बैठती है। स्वाद खो बैठती है। उसी प्रकार पिता पुत्र से सूचित ना रहने पर यह रिश्ता भी शिथिल पड़ जाता है। यह रिश्ता भी शिथिल पड़ जाता है कि जिस प्रकार थोड़ी सी मदिरा में जल की मात्रा अधिक मिला देने से मदिरा अपना स्वाद खो बैठती है, उसी प्रकार पिता पुत्र से सूचित न होने पर वह रिश्ता भी शिथिल पड़ जाता है। भाई एक है मैक्सी। मैक्सी कहते हैं, मैक्सी का कथन है कि यदि प्लेटो आज जिंदा होता, यदि प्लेटो आज जिंदा होता तो वह आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होता। अधिक साम्यवादी होता, ये मैक्सी कहते हैं। एक है नेपार्ट। नेपार्ट ने प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा। नेपार्ट, यह लिख लीजिए भैया, नेपार्ट। प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। क्योंकि केवल इन्होंने किस पर, अभिभावक वर्ग पर ही साम्यवाद की स्थापना करी, ना कि उत्पादक वर्ग पर। तो इसलिए नेपार्ट ने प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद कहा। वही कार्ल पॉपर ने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा। साथियों, कार्ल पॉपर ने क्या कहा? प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा। कार्ल पॉपर प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक कहा। प्लेटो के साम्यवाद में और साथियों मार्क्स के साम्यवाद में अंतर है। आगे लिख लीजिएगा, प्लेटो और मार्क्स के साम्यवाद में अंतर है। जहां प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है, वहीं मार्क्स का साम्यवाद आर्थिक है। ठीक है भैया।
तो इतना था भाई प्लेटो का साम्यवाद के बारे में विचार। तो अरस्तु का याद रखेंगे, मैक्सी का याद रखेंगे, ठीक है, और नए पार्ट का याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेटो का साम्यवाद है, क्या है, अर्ध साम्यवाद भी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि प्लेटो के साम्यवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो चलिए साथियों, आज के सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि थोड़ा लग रहा है तबीयत भी खराब है, तो जिसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी है। क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई होगी, जो टॉपिक थे हमारे वो पूरे हो गए, यानी कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत भी पूरा करा दिया मैंने इस लेक्चर में, और आपका प्लेटो का साम्यवाद भी मैंने पूरा करा दिया। कल हम लोग प्लेटो का दार्शनिक राजा और प्लेटो की शिक्षा प्रणाली या फिर प्लेटो का स्टेटमेंट ऑफ लॉज पर विचार है, इन तीनों में से 2 विचार हम देखेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए यही समाप्त करते हैं आज के सेशन को। जुड़े रहे सभी साथी, मेहनत से तैयारी करें साथियों, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, जय हिंद।